हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्लास 10 की किताब के अंतर्गत राजस्थानी भाषा और साहित्य वाला जो आपका टॉपिक दिया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्लास 10 की किताब के अंतर्गत भाषा और साहित्य वाला जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपके जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 से संबंधित हो या लेवल 2 से संबंधित हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए रहेगा। आपको इस वीडियो से एग्ज़ाम के अंतर्गत सवाल जरूर देखने को मिलेगा। छोटा सा वीडियो है, 15 से 20 मिनट का रहेगा। अगर आप डबल स्पीड में देखते हैं तो 7 से 8 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एकदम शानदार वीडियो आपका होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, विक्रम संवत 835 यानी कि 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है। तो उद्योतन सूरी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है कुवल्यमाला। तो ये बात आपको याद रखनी है, कुवल्यमाला ग्रंथ जो है ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें मरु भाषा के साथ साथ कितनी देसी भाषाओं का वर्णन है, तो इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। यह सवाल काफ़ी बार RSM SSB के द्वारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है इन 18 भाषाओं में आपकी मरु भाषा भी शामिल है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपका, किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। यह पुस्तक आपकी कब लिखी गई थी, तो 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, 1912 ईस्वी। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है, जिसका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है ये किस शताब्दी को माना जाता है, तो ये 11 से 12वीं शताब्दी को माना जाता है। अगर आपसे 11-12 दोनों ऑप्शन में दिए जाए तो 12वीं शताब्दी आपको आंसर करना है, ठीक है। तो 11 से 12वीं शताब्दी जो है यह आपके राजस्थानी भाषा का उद्भव काल माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास कब से होने लगा, तो ये 16वीं सदी से आपका होने लगा। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, उनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो 3 अपभ्रंश भाषाओं से माना जाता है, लेकिन उसमें से भी सर्वाधिक उचित मत आपका कौन सा है, मरु गुजरी अपभ्रंश से जो है वो राजस्थानी का उद्भव हुआ है। ये बात जो है ये ज्यादा उचित लगती है, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है। अब्राहम ग्रेसन के द्वारा राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी में शामिल है, तो पश्चिमी राजस्थानी में आपकी बागड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी ये सभी भाषाएं शामिल है। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थानी भाषा में शामिल है, तो पूर्वी राजस्थानी में आपकी ढूंढाड़ी है, मेवाती है, अहिरवाटी है। अहिरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। थली व गोडवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं, तो थली और गोडवाड़ी जो है ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। गोडवाड़ी जो बोली है ये आपकी सिरोही और जालोर में बोली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, गोडवाड़ी बोली आपकी सिरोही जालोर में बोली जाती है और देवड़ावाटी बोली जो है वो आपकी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। थली आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। आगे देखिए, वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है। तो ऐसी कौन सी बोली है जिसमें 6 शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास 10 की किताब में दिया गया है। 6 शब्द का प्रयोग जो है ये ढूंढाड़ी भाषा में किया गया है, ठीक है। 6 शब्द का प्रयोग ढूंढाड़ी भाषा में किया गया है और 6 शब्द की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। आगे देखिए, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किसकी उपबोलियां हैं, तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये किसकी उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ये आपको याद रखना है। नागरचोल बोली जो है ये आपकी टोंक एरिया में बोली जाती है, तो टोंक क्षेत्र में आपकी नागरचोल बोली जाती है। तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जिस प्रकार ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार हाड़ौती बोली में भी आपके 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाड़ौती जो है ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये आपको याद रखना है। तो हाड़ौती बोली जो है इसमें भी आपके 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो मेवाती बोली जो है ये आपकी अलवर भरतपुर साइड में बोली जाती है। इस पर आपके ब्रिज भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, तो ब्रिज भाषा का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव भी है,
तो ये आपकी कौन सी बोली हो जाएगी? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है दोस्तों? वागड़ी बोली बोली जाती है। जबकि बागड़ी जो है ये आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में बोली जाती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? वागड़ी होगा, तो जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। और ग्रियर्सन ने इस बोली को भीली बोली भी कहा है, तो ये याद रखना आप, इसे भीली बोली की संज्ञा भी दी गई है। अगला पॉइंट है, रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो रागड़ी और निमाड़ी जो है ये किस बोली की उपबोलियां हैं? ये आपकी मालवी की उपबोलियां हो जाएगी। तो रागड़ी और निमाड़ी ये दोनों आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, और ये किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं। रागड़ी बोली जो है इसे हम याद रखते हैं रा मामा से, यानी ये किसका मिश्रण है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। रागड़ी बोली जो है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, और निमाड़ी बोली जो है इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। तो दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है? निमाड़ी को कहा जाता है। मालवी बोली जो है ये मुख्य रूप से आपकी कहां पर बोली जाती है? तो मुख्य रूप से ये आपकी झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में और झाबुआ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सी बोली है? आपकी मालवी बोली है। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मालवी बोली आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जिसमें प्रमुख एरिया आपका कौन सा आ जाएगा? एक तो झालावाड़ आ जाएगा और एक आपका कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़ आ जाएगा। दोनों ऑप्शन में दिया जाए तो झालावाड़ ही आंसर करना। आगे देखिए, प्राचीन काल वीर गाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो रणमल छंद ग्रंथ की रचना जो है दोस्तों ये आपकी वीर गाथा काल में हुई थी। वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? 1050 से लेकर 1450 ईस्वी का जो काल है इसे वीर गाथा काल कहा जाता है, और इसकी रणमल छंद की रचना श्रीधर व्यास के द्वारा की गई थी। तो ये बात आप याद रखना, रणमल छंद जो है ये आपका वीर गाथा काल से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है, श्रीधर व्यास के द्वारा रचित है। ये सन आप याद रखना। मिलान करने वाला सवाल जो है वो एक बार RSMSSB ने पूछा हुआ है। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है यह आपका है 1450 से लेकर 1650 ईस्वी। तो अगर आपसे पूछा जाए भक्ति काल कौन से काल को कहा जाता है, तो ये 1450 से लेकर 1650 ईस्वी के मध्य के काल को भक्ति काल कहा जाता है। इसमें किन ग्रंथों की रचना हुई भक्ति काल में? एक तो आपका ग्रंथ था रामरासो। रामरासो ग्रंथ की रचना माधोदास ददवाड़िया के द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामरासो ग्रंथ की रचना किसने की? माधोदास ददवाड़िया के द्वारा की गई। हरिरस ग्रंथ की रचना किसने की? ईसरदास के द्वारा की गई। नागदमन ग्रंथ की रचना सायाजी झूला के द्वारा की गई। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और जो सवाल एग्जाम में आ चुका है वो तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। रामरासो माधोदास, हरिरस ईसरदास, नागदमन सायाजी झूला। कुछ और भी आपकी जो भक्ति काल से संबंधित है, जैसे कि वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, और ये आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है। पृथ्वीराज राठौड़ जो थे ये अकबर के दरबार में रहा करते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देवीयान ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये भी आपकी ईसरदास के द्वारा की गई है। यानी हरिरस और आपकी देवीयान ये दोनों ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ईसरदास के द्वारा ही की गई है। अगला पॉइंट देखिए, पदावली नामक ग्रंथ जो है ये भी आपकी भक्ति काल से संबंधित है, और इसकी रचना किसने की? पदावली नामक ग्रंथ की रचना मीराबाई के द्वारा की गई है। अब आगे देखिए, उत्तर मध्यकाल। अभी हमने क्या देखा था? पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है श्रृंगार रीति नीति परक काल, जो कि आपका 1650 से लेकर 1850 ईस्वी हो जाएगा। अब एक बात आप याद रखना, सबसे पहले हमने 1050 से आपका 1250 देखा, फिर हमने आपके 1450 से लेके हमने क्या देखा? आपका 1650 देखा। अब 1650 से लेके हम 1850 यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर मध्यकाल हो जाएगा, जो कि आपका श्रृंगार रीति और नीति का काल है। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं की गई है उत्तर मध्यकाल में, जैसे रघुनाथ रूपक जो है ये कवि मंचाराम के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजयारा सोहटा जो है ये कृपाराम जी खिड़िया के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। चक्री यारा सोहटा आपकी शाह मोहन राज के द्वारा लिखी गई है। इसको इसी तरीके से याद रखना, मोहन को क्या आ गई? चक्री आ गई, तो मोहन राज के द्वारा आपकी चक्री यारा सोहटा लिखी गई है। राजयारा सोहटा कृपाराम जी खिड़िया, रघुनाथ रूपक आपकी कवि मंचाराम के द्वारा लिखी गई है। फिर उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक का जो काल है उसे कहा जाता है। तो 1850 से लेकर अब तक का जो काल है उसे क्या कहा जाएगा? आधुनिक काल कहा जाएगा। आधुनिक काल की जो रचना है वो है आपकी वंश भास्कर। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। सूर्यमल मिश्रण जो थे दोस्तों ये राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। आपके बूंदी का जो राम सिंह था उसके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो ये वंश भास्कर जो है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये भी आप याद रखना, ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो डिंगल भाषा में ये आपकी लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और इसको पूरा किसने किया था? तो इसको पूरा मुरारी दान के द्वारा किया गया था। तो मुरारी दान भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है RPSC के द्वारा। बांकीदास विख्यात बांकीदास के द्वारा लिखी गई है।
बाकीदास किसके दरबारी कवि थे? तो ये मानसिंह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, मानसिंह के दरबारी कवि थे बाकीदास। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है? यानी बीकाजी से लेकर किस शासक तक का इतिहास आपका जो है ये दयालदासरी ख्यात में आपको देखने को मिलेगा। तो दयालदासरी ख्यात दयालदास के द्वारा लिखी गई है, और दयालदास जो थे ये किसके दरबार में थे? तो ये रतन सिंह के दरबार में थे, बीकानेर के रतन सिंह के दरबार में थे, और बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का इतिहास इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अनूप सिंह का दरबारी कवि भी आप याद रखना, अनूप सिंह का दरबारी कवि था भाव भट्ट, ये भी पूछा जाता है। भाव भट्ट जो था ये किसका दरबारी कवि था? ये आपका अनूप सिंह का दरबारी कवि था। आगे देखिए, अचलदास खिचरी वचनिका जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। वचनिका जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। रतन सिंह राठौड़ महेश दासोतरी वचनिका किसने लिखी? तो ये जग्गा खिड़िया के द्वारा लिखी गई है। तो रतन सिंह वाली आपकी जग्गा खिड़िया ने लिखी, अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। राज प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो ये किशोर दास के द्वारा लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज प्रकाश आपका किशोर दास के द्वारा लिखा गया है, तो राज किशोर से याद कर लेना। आगे देखिए, महायश प्रकाश जो है ये किसने लिखा? आशिया मानसिंह के द्वारा लिखा गया है। तो म से महायश, म से मानसिंह याद कर लेना। ठीक है, या फिर इस तरीके से याद कर लेना, यहां पर यश आ रहा है, यहां पर भी आपका यश आ रहा है एक तरीके से, आशिया। तो महायश प्रकाश आपकी आशिया मानसिंह ने लिखी है। सूरज प्रकाश इंपॉर्टेंट है, कर्णिदान के द्वारा लिखी गई है, सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखी। पग फेरो नामक ग्रंथ जो है यानी जो रचना है ये मणि मधुकर की है। पग फेरो किसकी है? मणि मधुकर की है, इंपॉर्टेंट है। सगत रासो जो है ये गिरधर आशिया की है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बीसलदेव रासो नरपति नालक के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, नरपति नालक के द्वारा आपकी बीसलदेव रासो लिखी गई है। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई। रतन रासो आपकी कुंभकर्ण के द्वारा लिखी गई। तो रतन रासो किसने लिखी? कुंभकर्ण के द्वारा लिखी गई। दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो लिखी गई। नरपति नाला ने आपकी बीसलदेव रासो लिखी है, और सगत रासो गिरधर आशिया ने लिखी है। सूरज प्रकाश कर्णिदान की है, पग फेरो मणि मधुकर की। अब आगे देखिए, बाकी भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि मांझल रात, अमोलक बांता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवाबाद किसकी रचनाएं हैं? और ये सभी की सभी रचनाएं आरएसएम एसएसबी के द्वारा सिंगल एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अभी आपके गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा ये किसमें पूछी गई थी? वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, इसी तरीके से अमोलक बांता ये आपकी जो है किसमें पूछी गई थी? पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी। तो मांझल रात, अमोलक बांता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवाबाद जो है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं। ठीक है, विजयदान देता की बातारी फुलवारी जो है ये कितने खंडों में विभक्त है? तो ये आपकी 14 खंडों में विभक्त है। बातारी फुलवारी किसने लिखी है? विजयदान देता ने लिखी है, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कि सपन प्रिया भी इनके द्वारा लिखी गई है, अंतराल इनके द्वारा लिखी गई है, चौधरायन की चतुराई भी इनके द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, समंदर अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचयिता थे। तो समंदर अर्थार और जमारो किसके द्वारा लिखी गई है? ये यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। तो समंदर अर्थार, जमारो, हूँ गोणी किण प्यूरी, इसके अलावा जोग संजोग, चांदा सेठानी उपन्यास, ये सभी के सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखे गए हैं। जिसमें से हूँ गोरी किण प्यूरी एग्जाम में पूछा जा चुका है, जमारो एग्जाम में आ चुका है, जोग संजोग भी आ चुका है, समंदर अर्थार अभी आपका आगे पूछ लिया जाएगा, और चांदा सेठानी भी आपको याद रखना है। नथमल जोशी की कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए। नथमल जोशी की रचनाएं हैं परण योडी कंवारी, इसके अलावा आबे पटकी, धोरारो धोरी, एक बीननी दो बीन। तो एक बीननी दो बीन ये आपको याद रखनी है। धोरारो धोरी, देखो धरती धोरारी अलग है, धोरारो धोरी अलग है। तो धोरारो धोरी किसकी रचना है? ये नथमल जोशी की रचना है। आबे पटकी अगर आपसे पूछी जाए ये भी नथमल जोशी की है। इसके अलावा परण योडी कंवारी याद रख लेना, ये कहानी संग्रह है किसका? नथमल जोशी का। बाकी के आपके उपन्यास है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी आपकी कहां पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। इसके द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती है? तो इसके द्वारा मधुमती पत्रिका निकाली जाती है, ये आपको याद रखना है। और जागती ज्योत नामक पत्रिका जो है ये किसके द्वारा निकाली जाती है? तो जागती ज्योत पत्रिका जो है ये राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर वाली जो है उसके द्वारा निकाली जाती है आपकी जागती ज्योत। तो मधुमती जागती ज्योत दोनों याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी पत्रिकाएं हैं, जैसे कि हरावल पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा आपकी हरावल पत्रिका निकाली गई। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओल्यू पत्रिका आपकी किशोर कल्पाकांत के द्वारा निकाली गई, कल्पनाकांत। तो किशोर कल्पनाकांत ओल्यू पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई। हरावल तो आप याद रखना, पूछी जा चुकी है। मरुवाणी पत्रिका जो है ये कवि चंद्र सिंह के द्वारा निकाली गई है। आगे देखिए, बीकानेर की वातायन पत्रिका जो है ये हरीश बादानी के द्वारा निकाली गई।
अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन ने निकाली। भरतपुर की ओर ये आपकी विजेंद्र के द्वारा निकाली गई, तो इसको इसी तरीके से याद कर लेना, विजेंद्र भरतपुर, विजेंद्र भरतपुर। कांकरोली की संबोधन आपकी कमर मेवाड़ी, तो कांकरोली आपका राजसमंद में है, तो कमर मेवाड़ी के द्वारा ये आपकी निकाली गई है। ठीक है, बीकानेर की वातायन इंपॉर्टेंट है, हरीश बादानी। ओलियो पूछी जाए, किशोर कल्पाकांत। मरुवाणी पूछी जाए तो कवि चंद्र सिंह, और सबसे पहले हमने पढ़ी थी हरावल, सत्यप्रकाश जोशी। अलवर की कविता किसने लिखी है, तो ये पत्रिका आपकी भागीरथ भार्गव ने लिखी है। संप्रेरण आपकी चंद्रभानु भारद्वाज ने लिखी है, और मधु माधवी जो है ये आपकी नलिनी उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। तीनों याद रखनी है भैया, कभी भी एग्जाम में आ सकती है। अगला है राणे जगपतराव मरसिया किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो राणे जगपतराव मरसिया जो है दोस्तों, ये मरसिया लिखे जाते हैं, तो मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु को प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो नाम से पता लग रहा है, यहां पर आ रहा है जगपत, जगपत का मतलब हो गया जगत सिंह, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, मुनोट नैन्सी की किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख भूमि किस्म, फसलों के हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी मिलती है। यानी कि खेती के बारे में पूरी जानकारी, भूमि के बारे में, फसलों के बारे में, सिंचाई के बारे में, आबादी के बारे में, परगने के बारे में, रेख के बारे में, इसकी जानकारी आपको मारवाड़ा प्रगनारी विगत में मिलती है, यह आप ध्यान रखना। ठीक है, इसे गजेटियर के नाम से भी जाना जाता है। तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत, राजस्थान का गजेटियर इसे कहा जाता है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत को किसने लिखा था, मुनोट नैन्सी ने लिखा था। द्रौपदी विनय किसकी रचना है दोस्तों, जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रामनाथ कविया के द्वारा लिखी गई है आपकी द्रौपदी विनय। ठीक है, इसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है। तो राधा किसकी रचना है, जो कि आपकी 1960 में प्रकाशित हुई, ये सत्यप्रकाश जोशी की रचना है, इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं देखिए। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा एक तो आपकी लिलटास लिखी गई, धरती धोरारी लिखी गई, इसके अलावा मिंजर लिखी गई। धोरारो धोरी अलग थी, वो नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई थी। ये धरती धोरारी है जो कि आपकी कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। इसके अलावा लिलटास, मिंजर आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कुछ और भी रचनाएं हैं, ये भी आपको याद रखनी है, जो कि क्लास 10 की किताब में दी गई है। कटेई की वेगो, ये आपकी तेज सिंह जोधा के द्वारा लिखी गई है। कटेई की वेगो तेज सिंह जोधा के द्वारा लिखी गई है। सोजती गेट और पग फेरों में आपको बता चुका हूं, मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। सोजती गेट, पग फेरो। बोले सरनाटो आपकी हरीश बादानी के द्वारा लिखी गई है। बाता में भूगोल जो है ये भी आपकी हरीश बादानी के द्वारा लिखी गई है। तो बोले सरनाटो और बाता में भूगोल, ये दोनों आपकी किसने लिखी, हरीश बादानी ने लिखी है। उतरियो है आबो, ये आपकी मालचंद्र तिवारी के द्वारा लिखी गई, उतरियो है आबो। रिंद्रोही जो है ये आपकी अर्जुन देव चारण की है। रिंद्रोही जो है ये भी आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिंद्रोही किसकी है, अर्जुन देव चारण की है। उतरियो है आबो मालचंद्र तिवारी की है। ठीक है, तो मालचंद्र जो है ये उतरियो, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब आगे देखिए, चंद्र प्रकाश देवल की रचना कौन सी है, तो पागी, मारग और कावड़। तो पागी, कावड़ और मारग ये किसकी रचनाएं हैं भैया, तो ये चंद्र प्रकाश देवल की रचनाएं हैं। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल है ये, चंद्र सिंह अलग है, चंद्र प्रकाश देवल अलग है। ठीक है, तो पागी, मारग, कावड़, चंद्र प्रकाश देवल। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवचंद्र भरतिया को जो है वो राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। तो ये जो भी सवाल हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप एक बार जरूर देखिए, यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।